हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फाइन। आई एम हियर डॉक्टर शालू और हम डिस्कस कर रहे थे आपके अपकमिंग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के जनरल साइंस कंपोनेंट के कुछ टॉपिक्स। प्रीवियस लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग इकोसिस्टम, जो ना केवल आपके जनरल साइंस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि मेंशन किया गया है आपके सिलेबस पे, बल्कि वो इन्वायरमेंट के कनेक्शन में भी पूछा जाता है, करंट अफेयर में भी पूछा जाता है। एंड उसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक जो आपके सिलेबस पे मेंशन है, दैट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इसे आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है, अगेन इट इज नॉट ओनली आस्क्ड इन जनरल साइंस कंपोनेंट, बट ये आपका इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर आता है तो आप उसे इजीली हैंडल कर पाए। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो पोल्यूशन कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स, और उनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं टू कैटेगरीज में। फर्स्ट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड अदर इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट बेसिकली वो एजेंट्स हैं या वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में एमिट होते हैं और पोल्यूशन कॉज करते हैं। दे रिलीज इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, जैसे ऐश हो गया, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपने आप एक तरह से अपनी फॉर्म को बदलते नहीं है, रिएक्ट नहीं करते, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रिलीज होते हैं और उसी फॉर्म में दे कॉज पोल्यूशन। सो दीज आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ऑन द अदर हैंड सेकेंड कैटेगरी होती है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की, जो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं एंड देन दे कॉज पोल्यूशन। जैसे आप यहां एसिड रेन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है एसिड के वाटर के साथ, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। सिमिलरली स्मॉग जो है, स्मोक एंड फॉग के रिएक्शन को, उनके मर्जर को स्मॉग कहते हैं। सिमिलरली पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड ग्राउंड लेवल ओजोन, all these are secondary pollutant as they are formed after the reaction of primary pollutant with other agent or other gases in the atmosphere. ठीक है, इसी की तरह एक और क्लासिफिकेशन है पॉल्यूटेंट्स की, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है वो पॉल्यूटेंट्स जो इजीली हमारे एटमॉस्फेयर से या हमारे इन्वायरमेंट से ब्रोक डाउन हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। On the other hand, non-biodegradable are those agents which are not easily broken down or eliminated from our environment. ठीक है, तो biodegradable की एग्जांपल जैसे आप देखें, सीवेज है ना, सीवेज हो गया, कैटल डंग हो गया, पेपर हो गया, जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और हमारे इन्वायरमेंट से एलिमिनेट होते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में हमारे इन्वायरमेंट में वो डेकेड्स और सेंचुरीज में रहते हैं और एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ठीक है, उनका जो अमाउंट है ना केवल वो एलिमिनेट होता है, बल्कि वो और ज्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोमैग्निफिकेशन। एग्जांपल जैसे प्लास्टिक्स हो गया, डीडीटी हो गया, है ना। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल एजेंट्स। ठीक है, सो बिफोर मूविंग फर्दर आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन, हमारी विंग्स एक उड़ान की जो वेबसाइट है, वहां पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। एक आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है, साथ ही आपके जेकेपीएसआई एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये दोनों ही टेस्ट सीरीज में आपको मल्टीपल टेस्ट अवेलेबल है। जैसे जेकेपीएसआई की बात करें तो आपको अराउंड 30 टेस्ट है, जिसमें से 23 सेक्शनल है और 7 फुल लेंथ टेस्ट है। और जेकेपीएसआई की जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको 45 प्लस टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें से 40 सेक्शनल और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, थोड़ा और मजबूत बनाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में है कि नहीं, तो आप इन टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज और इससे आपको आपकी तैयारी में और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए वापिस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। So now moving towards the major types of pollutions. ठीक है, पॉल्यूटेंट्स तो हमने देख लिए, उनको हम ब्रॉडली प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, जो हम सब अवेयर हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम जानते भी हैं। पहला है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन जब एक लिमिट, जो हमारी परमिसिबल लिमिट है साउंड की, उसके बियॉन्ड जब नॉइज होती है तो देन इट इज कॉल्ड एज अ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, अगर हम ह्यूमन कैपेसिटी की बात करें तो ह्यूमन कैपेसिटी जो है वो 0 डेसिबल से लेकर 120 या 135 डेसिबल तक की साउंड को टॉलरेट कर सकता है।
ऑल्दो 85 डेसिबल से अबव की कोई भी साउंड है तो वो हमारे लिए डेंजरस है और हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, वो हमारे हेयर को बैडली इंपैक्ट जो है वो कर सकती है, ठीक है। डेसिबल बेसिकली देखिए दो तरह की यूनिट्स रहती हैं जब हम साउंड को जस्ट अ सेकंड, जब हम साउंड को एक्सप्लेन करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। एक आती है आपकी हर्ट्ज, ठीक है, और एक होती है आपकी डेसिबल। हर्ट्ज बेसिकली आपकी साउंड की पिच को एक्सप्लेन करती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टेल्स अस द पिच ऑफ द साउंड। ऑन द अदर हैंड डेसिबल जो है वो हमें लाउडनेस बताती है, ठीक है, लाउडनेस। तो अगर हम हर्ट्ज की कैटेगरी में देखें तो ह्यूमन हेयर जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो नॉइज है उसको सुन सकता है, ठीक है, साउंड को 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से नीचे जो होगा हाइपर जो है सबसोनिक आप एक तरह से कह सकते हैं, दैट इज नॉट वी कैन नॉट हियर दैट साउंड विच इज बिलो द 20 हर्ट्ज। एंड सिमिलरली 20,000 हर्ट्ज से भी अबव की जो है उसे हम नहीं सुन सकते, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा तो वो कुछ एनिमल्स जो है दे कैन इंटरप्रेट दो साउंड्स बट वी कैन नॉट, ह्यूमन हियर कैन नॉट, ठीक है। तो हर्ट्ज की कैटेगरी में दिस इज द लिमिट, और डेसिबल की कैटेगरी में अगर हम देखें तो 0 डेसिबल से लेकर इट इज अराउंड 120 डेसिबल जो ह्यूमन हेयर के लिए परमिसिबल लिमिट है। बट 80 डेसिबल के ऊपर जो भी साउंड रहती है दैट इज हजार्डस फॉर ह्यूमन हेयर, ठीक है, ह्यूमन ईयर के लिए वो हजार्डस होती है, ठीक है। WHO ने भी ये रेकमेंड किया है, ठीक है, और इट कैन कॉज सीरियस डैमेज। और ऑप्टिमम नॉइस लेवल जो रेकमेंड किया गया है दैट इज 45 डेसिबल ड्यूरिंग द डे एंड 35 डेसिबल एट नाइट, ठीक है। 45 से बियॉन्ड दिन में नहीं होना चाहिए और 35 से बियॉन्ड रात में नहीं होना चाहिए। साइलेंट जोन जो है जहां पे बिल्कुल हॉन्किंग एंड मेजर नॉइस को अवॉइड किया जाता है दैट इज अ एरिया जो कि 100 मीटर तक का है विद इन एरिया ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स या फिर जो कोर्ट्स हैं उनके 100 मीटर तक का जो रीजन है उसे साइलेंट जोन डिक्लेयर किया जाता है कि वहां पे अननेसेसरी नॉइस जो है वो क्रिएट ना की जाए। देन आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के जो मेजर कॉजेज हैं उसमें आजकल जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई है दैट इज PM 2.5 एंड PM 10। इसके अलावा और बहुत सारे एजेंट्स हैं जो एयर पोल्यूशन करते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, लेड हो गया। बट द मेजर प्रॉब्लम nowadays is PM 10 and PM 2.5. PM stands for particulate matter और 2.5 stands for their size, ठीक है। 2.5 is 2.5 माइक्रोन और 10 is 10 माइक्रोन। तो हर वो पर्टिकुलेट मैटर पॉल्यूटेंट जो 2.5 माइक्रोन की साइज से कम का है वो PM 2.5 की कैटेगरी में आता है और जो 10 माइक्रोन की कम की साइज का है वो PM 10 की कैटेगरी में आता है। सो जिस पर्टिकुलेट मैटर का साइज जितना कम होगा वो उतनी आसानी से हमारे नोज के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके सेटल हो जाएगा, वो बड़ी आसानी से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है और हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कर सकता है क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है और उसे हमारी नेजल और हमारी बाकी जो हमारा जो नॉर्मल प्रोसेस है जो डस्ट वगैरह को प्रिवेंट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर आने से, वो उसे रोक नहीं सकता बिकॉज साइज इज वेरी स्मॉल, ठीक है। सो PM 2.5 इज मोर डेंजरस देन PM 10, ऑल्दो दोनों ही हार्मफुल हैं, ठीक है। और अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया में कितना अमाउंट या कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन है या जहां एयर पोल्यूशन नहीं है, तो उसके जो इंडिकेटर्स हैं, लाइकन इज कंसीडर्ड एज अ नेचुरल बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर क्वालिटी। लाइकन्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, लीफी लाइकन्स जो है वो बहुत स्पॉन्जी लाइकन्स जो है वो बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं जहां पर एयर पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। वहीं पर इनका जो कलर है डिस्कलरेशन हो जाती है और इनकी अपीयरेंस में चेंजेस आ जाते हैं जहां पर एयर की जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट होने लग पड़ती है। तो टाइप ऑफ लाइकन्स को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एयर की क्वालिटी क्या है। सो लाइकन्स आर कंसीडर्ड एज अ नेचुरल बायो इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी। थर्ड कैटेगरी ऑफ पोल्यूशन जो आता है वो है वाटर, ठीक है। सो वाटर में अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कितना पॉल्यूटेड है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ BOD। BOD स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर के अंदर कितनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है और कितनी नीडेड है,
इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो वाटर की जो बॉडी है वो कितनी पॉल्यूटेड है। जब किसी वाटर बॉडी में बीओडी ज्यादा होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है, इट मींस वहां पे पोल्यूशन ज्यादा है, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन था वो वहां रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस पॉल्यूटेंट्स को डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, सो और जहां पे बीओडी की रिक्वायरमेंट कम है, इट मींस दैट वाटर बॉडी इज क्लीन, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पॉल्यूटेंट्स ही नहीं है जिनको डिकम्पोज किया जाए। ठीक है, सो बीओडी जितना ज्यादा होगा, इट मींस वो वाटर बॉडी जो है वो उतनी ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, सो लेट मी टेल यू द रेंज, जस्ट अ सेक। ओके, अगर बीओडी, जस्ट अ सेक, इसको थोड़ा सा, ओके फाइन। अगर आप बीओडी की रेंजेस अगर हम बताएं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि बॉडी जो है कितनी क्लीन है कितनी नहीं, इफ इट इज लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इट मींस द बॉडी, वाटर बॉडी इज क्लीन। ठीक है, बीओडी अगर लेस देन 1 ग्राम पर डेसीलीटर है तो वाटर बॉडी क्लीन है। ठीक है, और अगर ये 2.228 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, इट मींस वहां पर जो पोल्यूशन है दैट इज मॉडरेट। ठीक है, इट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब इट इज 2 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सो इट मींस इट इज नॉट डेसीलीटर, इट इज लीटर। ठीक है, इफ इट इज 1 मिलीग्राम पर लीटर, इसको मैं अगेन लिखती हूं सो दैट इट इज सिंपल प्रॉपरली। ओके, सो बीओडी इफ इट इज लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर, अगर 1 मिलीग्राम से कम ऑक्सीजन नीडेड है 1 लीटर पानी के लिए, तो मतलब कि वो वाटर बॉडी क्लीन है। ठीक है, अगर ये 2 से 8 मिलीग्राम पर लीटर है, इट मींस वो मॉडरेट है। ठीक है, इट मींस इट्स मॉडरेट। देन अगर ये ग्रेटर देन 8 मिलीग्राम है, इट मींस वो पॉल्यूटेड है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द बीओडी लेवल इंडिकेट अबाउट द वाटर पोल्यूशन। जैसे एयर पोल्यूशन के बारे में हमें लाइकन से पता चल जाता है, लाइकन की क्वालिटी, उसका अपीयरेंस देख के वी कैन आइडेंटिफाई कि कितना एयर पोल्यूशन है। उसी तरीके से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से वी कैन आइडेंटिफाई कि वाटर बॉडी कितनी पॉल्यूटेड है। अदरवाइज जो पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो हैवी मेटल्स हो गया, सीवेज हो गया, दे आर द मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, आर्सेनिक हो गया, मर्करी हो गया, कैडमियम हो गया, नाइट्रेट हो गए, ये सब जो है वाटर पोल्यूशन के मेजर कॉजेज है। ओके, नेक्स्ट है सॉइल। तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये जो यूज किए जा रहे हैं, दे आर लीडिंग टू द एक्सेस सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, इसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिटोरिएट हो रही है, उसके पीएच में चेंजेस आ रहे हैं। सो दिस इज लीडिंग टू द एक तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो जो डंप किया जा रहा है लैंडफिल्स में, एकदम सारा वेस्ट एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें से जो पॉल्यूटेंट्स है वो लीच डाउन कर जाते हैं सॉइल के अंदर, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सॉइल की पोल्यूशन होती है। ठीक, सो पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैवी मेटल, ऑल दीज आर पॉल्यूटेंट्स जो सॉइल पोल्यूशन को लीड करते हैं, और ये फूड चेन को भी अफेक्ट करता है एंड बायो एक्यूमुलेशन को भी लीड करता है, क्योंकि जब बहुत लंबे समय तक कोई भी पॉल्यूटेंट सॉइल में रहेगा तो इट विल एक्यूमुलेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देन थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन है कि जब इंडस्ट्रीज में से गर्म पानी, जो भी मशीनरी को रन करने के लिए वाटर यूज किया गया, ट्रीटमेंट में वाटर यूज किया गया, उस वाटर को, हीटेड वाटर को एज इट इज नियर बाय वाटर बॉडीज में या नियर बाय एरियाज में एमिट कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, सो जो थर्मल, दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, अदरवाइज इट इज रिकमेंडेड कि पानी का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करके ही उसे डिस्चार्ज किया जाए। ठीक है, जब उसे हीटेड वाटर को एज इट इज, जो पावर प्लांट्स में यूज होते हैं, ठीक है, टर्बाइंस वगैरह रन करने के लिए स्टीम्स बनाई जाती हैं, फिर उससे एनर्जी जनरेट की जाती है, जो हीटेड वाटर है उसे जब एज इट इज डिस्चार्ज कर लिया जाता है, इट लीड टू थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, एज इट लीड्स टू थर्मल शॉक एंड रिड्यूस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, तो जो गर्म पानी होता है वो नियर बाय वाटर बॉडीज में फर्दर ऑक्सीजन के अमाउंट को रिड्यूस कर देता है एंड इट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, चलिए नाउ
कुछ पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं जिनसे कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती हैं, जिनके नाम जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट है और वो कौन सी डिजीज करता है और उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो सबसे पहला मर्करी है। सो मर्करी से जो डिजीज होती है इसका नाम है मिनामेटा, और इसी को देखते हुए ये जो मर्करी टॉक्सिसिटी से जो डिजीज होती है, इसी के नाम पे कन्वेंशन भी तैयार की गई थी, दैट इज कॉल्ड मिनामेटा कन्वेंशन। ठीक है, मर्करी से ही होती है मिनामेटा डिजीज। बेसिकली इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डैमेज। मर्करी बहुत स्मॉल अमाउंट में भी टॉक्सिसिटी कर सकता है, और इसे मर्करी के यूज को एलिमिनेट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रॉपर डिस्पोजल करने के लिए, कि उसकी जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल से, उसके जो पोल्यूशन से जो डिजीज हो रही है उसे रिड्यूस करने के लिए कन्वेंशन बनाई गई थी, दैट इज कॉल्ड एज अ मिनामेटा कन्वेंशन। अर्लियर मर्करी जो है डेंटल फिलिंग्स में भी यूज किया जाता था, बट इसकी टॉक्सिसिटी को देखते हुए उसे भी एलिमिनेट किया जा रहा है। नाउ उसे रिप्लेस किया जा रहा है विद टूथ कलर फिलिंग्स। ठीक, देन कम्स द कैडमियम। कैडमियम से होती है डिजीज इटाई इटाई। बेसिकली इट इज अ बोन सॉफ्टनिंग एंड इसमें जो हड्डियां हैं वो नरम पड़ जाती हैं और बहुत ज्यादा दर्द होती है। सो कैडमियम की टॉक्सिसिटी से होता है इटाई इटाई। देन कम्स नाइट्रेट। नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। बेसिकली ये हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी में साइनोसिस हो जाता है। सो इट लीड्स टू मिथ हेमोग्लोबिनेमिया। नेक्स्ट है अर्सेनिक। अर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट डिजीज एंड स्किन कैंसर्स। एंड द नेक्स्ट पॉल्यूटेंट इज लेड, जो पेंट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन आईक्यू, कॉजेज ब्रेन एंड किडनी डैमेज। ठीक है, पेंट्स में से जो फ्यूम्स निकलते हैं, इवन बहुत देर बाद भी, पेंट करने के बाद भी उसमें से फ्यूम्स निकलते रहते हैं, जिसके अंदर लेड प्रेजेंट रहता है, और लेड जो है डायरेक्टली चिल्ड्रन के आईक्यू को, किडनी फंक्शंस को डैमेज करता है। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द कॉमन पॉल्यूटेंट्स एंड द डिजीज कॉज्ड बाय देम। नाउ द नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉल्यूशन एक्ट जो भारत में बनाए गए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, आपको उन एक्ट्स के नाम कौन से साल में वो बनाए गए, दैट यू नीड टू नो। तो पहला एक्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। सो पानी में जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। इट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर 1974, और इसी के अंडर एक बॉडी भी बनाई गई, दैट इज कॉल्ड एज अ CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी। लेटर ऑन सिमिलर तरीके से जो एक बॉडी क्रिएट की गई फॉर द कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन इन द ईयर 1981। ठीक है, तो पहले वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट एक्ट लाया गया, देन एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट एक्ट, एंड लेटर ऑन एक अम्ब्रेला एक्ट बनाया गया जिसमें हर तरीके की पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात की गई। ठीक है, सो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड और इनैक्टेड इन 1974, एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट was enacted in 1981। ठीक है, और इसमें 1987 में नॉइज एज अ पोल्यूशन को भी इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है, तो जब ये इनेक्ट हुआ था तब सिर्फ इसमें फोकस वाज ऑन एयर पोल्यूशन, लेकिन 1987 के आते आते नॉइज पोल्यूशन भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। एंड लेटर ऑन एक अम्ब्रेला एक्ट बनाया गया कि इंडिविजुअल एक्ट होने की बजाय एक सिंगल एक्ट हो जिसमें सारे के सारे प्रोविजंस हो टू कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन, एंड दैट वाज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं, पास आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, आइसोसाइनेट की रिलीज की वजह से, जिसमें लार्ज स्केल में जो जाने गई थी, उसके बाद, उस ट्रेजेडी के बाद जो है इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को इनैक्ट किया गया और इसके अंदर बाकी सभी लेजिस्लेशन को ला दिया गया। एंड द रिसेंट वन इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका जो गठन है वो 2010 में किया गया है, और इसका काम क्या रहता है कि जो भी पोल्यूशन से रिलेटेड मुद्दे हैं उसके ऊपर जो रिजल्ट्स हैं या उसके ऊपर जो सुनवाई है वो जल्दी से जल्दी हो पाए, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे कोर्ट्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है। ठीक है, तो इन पोल्यूशन से रिलेटेड मुद्दों की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, उनको जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जा सके, उसके लिए इस ट्रिब्यूनल को गठन किया गया था, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, एंड दिस वाज enacted in the year 2010। okay, then syllabus में it is mentioned ozone layer depletion, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं, what is ozone layer, किस तरह से इसकी डिप्लीशन हुई और इसे रोकने के लिए क्या किया गया। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं।
स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेयर दैट इज ट्रोपोस्फियर, जो आपकी 0 से 12 किलोमीटर तक की रेंज में होती है, ठीक है, 0 से 12 किलोमीटर तक की रेंज में। एंड उसके बाद जो सेकेंड लेयर आती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। एंड स्ट्रेटोस्फियर की अगर आप थिकनेस की बात करें तो इट इज अराउंड 12 to 50 किलोमीटर, 12 से 50 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहती है, 20 से 50, 12 से 50 की किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लेयर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर, जो हमारी धरती को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। ये ओजोन लेयर सूरज से आने वाली यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी धरती को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। बट कुछ समय बाद ये देखा गया कि कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारे रेफ्रिजरेटर और एसीज में यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। एंड दैट पर्टिकुलर एजेंट जिसकी वजह से ये हो रहा था दैट वाज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन के एटम्स थे। और ये जो गैस है बेसिकली इट वाज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एंड एसीज वगैरह में यूज होती थी, कूलिंग इफेक्ट था इस गैस का। लेकिन ये देखा गया कि ये जो गैस है जब ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती है, व्हेन इट रीचेस अप टू द लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में दिस क्लोरीन का जो एटम है ये रिएक्ट करता है और ये ओजोन के एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म अपना ये बॉन्ड क्रिएट कर लेता है और ओजोन को जो है डिसोसिएट कर देता है। इट ब्रेक डाउन द ओजोन एज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। तो ये ओजोन में जो तीन मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, उसमें से एक को ये सेपरेट कर देता है और डिसोसिएट कर देता है ओजोन को, और उसके साथ खुद का एक बॉन्ड बना लेता है। इसकी वजह से ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही थी, ठीक है। तो लेटर ऑन जब ये देखा गया और अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, तब पूरे वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि नाउ वी हैव टू वर्क टू एलिमिनेट द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस जो हमारे ओजोन लेयर को डिटोरिएट या एक तरह से डैमेज कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर ओजोन लेयर और तेजी से डैमेज होती है तो जो वर्ल्ड है उसमें यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा आएंगी, एंड यूवी रेडिएशंस का जो हार्मफुल इम्पैक्ट है इट कैन कॉज स्किन कैंसर, इट कैन कॉज कैटरैक्ट्स और मल्टीपल हार्म्स ये कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को एलिमिनेट करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया दैट इज नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें ये बात की गई, सभी देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि दे विल एलिमिनेट द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए सो देखते हैं ओके। सो इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है तो यहां लिखा है जैसे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स, इम्यून सिस्टम को वीक करना, ये सब ये कर सकते हैं। और इसे एलिमिनेट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया। 1987 में ये साइन किया गया और 1989 में ये इफेक्ट्स में आ गया, ये फॉर्मलाइज हो गया और सभी देशों ने मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज को एलिमिनेट कर दिया। उसके बदले एक नई गैस का इस्तेमाल किया गया दैट इज नोन एज हाइड्रोफ्लोरो। अर्लियर इट वाज यूज्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको एलिमिनेट किया गया और इसकी जगह आया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। दोनों का काम एक ही है, कूलिंग इफेक्ट करते हैं, रेफ्रिजरेशन और एसीज में यूज होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को डैमेज कर रहा था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ऑल्दो ओजोन को डैमेज नहीं कर रहा है, बट ये देखा गया है कि इस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा कर रही है। तो अब इस तरफ भी फोकस आ रहा है कि इसकी एमिशन को भी रिड्यूस किया जाए, ठीक है। ओके, सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया था, 1989 से ये इफेक्ट्स में आया। इसका मकसद था ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को यूज को फेस डाउन करना, खत्म कर देना, और इसमें सभी कंट्रीज की इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। इक्वल मतलब सभी का मुद्दा यही है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को खत्म करना है, लेकिन अलग अलग रेट से, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके पास टेक्नोलॉजीज है, ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो वो बहुत जल्दी उसको फेस डाउन कर सकते हैं, बट बाकी जो है दे विल स्लोली डू दैट, ठीक है। अच्छा, इसके अभी तक जो है 9 अमेंडमेंट्स, इस प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें अभी तक 9 अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं। 9 अमेंडमेंट्स मतलब 9 बार इसमें चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। और इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका एक सेक्रेटेरिएट भी है जहां पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। वो कहां पे स्थित है? दैट इज सिचुएटेड इन नैरोबी। इट इज सिचुएटेड इन नैरोबी, जहां पे यूएनईपी का भी सेक्रेटेरिएट है।
और इसे रेटिफाइड करने वाले, इसको साइन करने वाले 197 पार्टीज हैं। और ऑल्दो यूएन के बाद ये पहला प्रोटोकॉल है जिसमें ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी कंट्रीज ने जिसको साइन किया है और एग्री किया है। और इसमें हम कितने सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने की बात करते हैं, कितनी गैसेस को, कितने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के यूज को एलिमिनेट की बात करते हैं, वो यहां देख सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोन्स, अदर फुली हेलोजिनेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सितंबर 16 जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ओजोन लेयर डे के रूप में। ये वही दिन है जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। ठीक है, ओके। सो जैसा मैंने आपको बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिमूव करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उस गैस का इस्तेमाल किया जाने लगा। बट थोड़े समय बाद ये रियलाइज हुआ कि ऑल्दो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को तो डिप्लीट नहीं कर रहा है, बट उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो यही देखते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट लाई गई, एक चेंज लाया गया, किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट जो है वो एक अमेंडमेंट है इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, जो ये फोकस करता है कि हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की जो एमिशन है उसे रिड्यूस करना है, ताकि हमारा अर्थ का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर से बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस अबव ना जाए। जितना अर्थ का टेम्परेचर इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले था उसके 2 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें उसे नीचे ही रखना है। ठीक है, और ये जो है 2016 में लाया गया ये अमेंडमेंट 2016 में। ठीक है, ओके। सो किगाली अमेंडमेंट 2016 में लाया गया था। इट वाज एन अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मकसद क्या था? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के एमिशन को रिड्यूस करना। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है बहुत ज्यादा। टारगेट क्या है कि हमें इसकी 80 से 85% तक इसकी जो एमिशन है उसे रिड्यूस करना है। कब तक? 2040 तक। सो वी हैव टू रिड्यूस द एमिशन बाय 80 to 85% अप टू 2040। ठीक है, और ताकि हम जो टेम्परेचर है 2100 तक आने तक, 21st सेंचुरी 2100 आने तक, ठीक है, अभी 2026 चल रहा है, तो 2100 आने तक हम इसका टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने ना दे, उससे कम ही रखें। ठीक है, सो दीज आर द कि वाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि वो ओजोन फ्रेंडली था, ओजोन को तो डिप्लीट नहीं कर रहा था, बट लेटर ऑन देखा गया कि उसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, अर्थ को गर्म करने की जो उसकी ताकत है वो थोड़ी ज्यादा है। 2019 में ये जो है आपका किगाली एग्रीमेंट जो है 2016 में साइन हुआ और 2019 से ये इफेक्ट में आ गया, ये फॉर्मलाइज हो गया। इसमें अलग अलग टारगेट्स दिए गए हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में था इक्वल पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। करना सभी को है लेकिन अलग अलग तरीके से, क्योंकि सबके पास रिसोर्सेज एक जैसे नहीं है, सबके पास टेक्नोलॉजी एक जैसी नहीं है। तो इसमें भी वही टारगेट था, जैसे यहां आप देख सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज ग्रुप 1 जो है वो फेस डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के यूज को कम करना स्टार्ट करेंगे 2024 से और उसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे 2045 तक। 2019 से कौन स्टार्ट करेंगे? डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज जिनके पास टेक्नोलॉजी है, ऑल्टरनेटिव्स है। देन डेवलपिंग कंट्रीज जो ग्रुप 2 है जिसमें भारत भी आता है, वी विल स्टार्ट इट, हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के यूज को फेस डाउन करना स्टार्ट करेंगे 2028 से और इसके 15% रिडक्शन हम लाएंगे, जो कि 2019 के लेवल का 15% रिडक्शन लाएंगे 2047 तक। ठीक है, सो डेवलप्ड कंट्री 2019 से स्टार्ट करेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 स्टार्ट करेगा 2024 से और भारत स्टार्ट करेगा 2028 से। ठीक है, नाउ द अदर टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है दैट इज ग्रीन हाउस गैस। एक था आपके मेंशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो हमने पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को डिस्कस किया। देन इट वाज मेंशन्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो वो क्यों हुई, किस तरह से उसे रोका गया, ठीक है, उसको डिस्कस किया। द थर्ड टॉपिक विच इज मेंशन इज ग्लोबल वार्मिंग। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखिए, सूरज की किरणें धरती पर आती हैं, धरती पर जब धरती गर्म हो जाती है तो कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन को वो रेडिएट बैक करती है, वो वापस स्पेस की तरफ छोड़ती है।
बट हमारे वातावरण में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो उस रेडिएशंस को वापस जाने नहीं देती स्पेस में, वो धरती पर ही उसे कैप्चर करके रख लेती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है, वो जो गैसेस हैं जो धरती रेडिएशंस को रेडिएट बैक कर रही है, हीट को रेडिएट बैक कर रही है, उसे स्पेस में वापस जाने नहीं दे रही, वो धरती पर ही उसे पकड़ के रख रही हैं, उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से धरती का जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, विच इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जिसके इंपैक्ट्स की अगर हम बात करें वो आज के दौर में हम देख रहे हैं। ये जो फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स हैं, ये जो फ्रीक्वेंट अल नीनो का आना है, ये जो फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट का होना है, इरेगुलर रेनफॉल का होना है, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट के केसेस जो हम देख पा रहे हैं, बहुत तेजी से आइस ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ये सारे के सारे दीज आर द, एक तरह से आप कहें, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और हम अगर अभी भी इसकी तरफ स्टेप नहीं उठाएंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर चीजें कंट्रोल में नहीं रहेंगी। सो अगर हम रीजन बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या रीजन है, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज वन ऑफ द मेजर रीजन। ये जो कोल पेट्रोलियम का यूज है, इनकी बर्निंग है, इससे रिलीज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में, और उसकी वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, देन कम्स द डिफॉरेस्टेशन, है ना। एक तरफ हम फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं जो ऑलरेडी नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे, एक लंबे समय तक हम उसे यूज नहीं कर सकते, बट उनके जलाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस रिलीज हो रही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। और दूसरी तरफ हम बहुत तेजी से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, चाहे फिर वो लैंड को लेने के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर करने के लिए हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हो। ये दोनों ही चीजें ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से बढ़ा रही हैं। ठीक है, सो it release greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide and tap the heat। और इफेक्ट क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का? बहुत तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिसकी वजह से सी वाटर का लेवल बढ़ रहा है, तो आइलैंड्स खतरे में डूब जाएंगे, कोस्टल एरियाज खतरे में डूब जाएंगे, इरेगुलर रेनफॉल हो रहा है, डिजास्टर बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं, वेदर पैटर्न ऑल्टर हो गया है। ठीक है, सो ओजोन लेयर की डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग में डिफरेंस है ना। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी एक पर्टिकुलर गैस की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत सारी गैसेस डिपेंड करती है जो टेम्परेचर को हमारी बढ़ा रही हैं। एंड बेसिकली ये जो सारी की सारी हैं, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, वो उन सभी गैसेस की वजह से हो रहा है जो ट्रोपोपॉज, मतलब जो पहली लेयर है हमारी एटमोस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, जहां वो खत्म होती है, वो वहां तक हीट को कैप्चर करके रखती है। ओजोन जबकि सेकेंड लेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका क्या प्रोसेस है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये आपको याद रखना है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। 6 गैसेस जिनका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग करने का: वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, अगेन दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नाउ व्हाट आर द मेजर फ्रेमवर्क्स जो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए किए गए हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियलिटी, हो रहा है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए क्या वर्ल्ड में कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? क्या दुनिया की कंट्रीज आपस में बैठ के कुछ डिसाइड कर रही है कि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जाए? ये तो हमें समझ में आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, किस वजह से होता है ना, उसका मैकेनिज्म वी हैव अंडरस्टूड। नाउ हाउ वी कैन कंट्रोल इट एंड व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट हैज बीन टेकन और द वर्ल्ड गवर्नमेंट हैज बीन टेकन टू स्टॉप दिस। तो सबसे पहला है क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में एक प्रोटोकॉल लाया गया था, दैट इज कॉल्ड एज क्योटो प्रोटोकॉल। इट इज लीगली बाइंडिंग। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो लीगली बाइंडिंग है, मतलब कि जिसने इसे साइन किया सबके लिए ये लीगली है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट सेक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड की कंट्रीज पे ये लीगली बाइंडिंग है अंडर UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक, दैट कमिट्स इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है कि ये कंपल्सरी है जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है कि वो अपने देश में ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को कम करें, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड देश जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए। जो जितना ज्यादा डेवलप है वो उतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, उतना ज्यादा कोल पेट्रोल को जला रहा है और उतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है।
बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी ट्रीटी की बात करेंगे तो वो एक ही प्रिंसिपल पे बेस है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड। ये क्यों? क्योंकि मकसद हम सबका सेम है पर जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है। क्योंकि ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन लेयर डिप्लीशन में सबसे ज्यादा हाथ डेवलप्ड कंट्रीज का आता है, क्योंकि वो तेजी से ग्रोथ कर रही हैं, उतनी तेजी से वो आर्म्स, एमिनेशन, गाड़ियां, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये बना रही हैं, तो जिम्मेदारी भी ज्यादा उनकी है। ठीक, ओके। इट वॉज अडॉप्टेड इन जापान, 1997 में इसे अडॉप्ट किया गया और फोर्स में ये आया 2005 में। ठीक है, सो क्योटो प्रोटोकॉल, कंफ्यूज नहीं होना है कि गाली जो था वो अमेंडमेंट था किस पे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। उसका मकसद सिर्फ एक था, ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंसेस को रोकना, उनको एलिमिनेट करना, उसको फेस डाउन करना। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों अलग हैं। 6 मेन जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन पे ये फोकस करता है। क्योटो प्रोटोकॉल फोकसेस ऑन 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाम आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स इनके बारे में जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एडॉप्ट हुआ क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, फोर्स में आया 2005 में। प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया ने साइन किया है और रेटिफाई भी किया है। साइन का मतलब होता है वी आर एग्रीड, रेटिफाई वी आर फॉलोइंग इट। यूएस ने साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। 3 फ्लेक्सिबिलिटीज, 3 तरीके से इसे फॉर्मलाइज किया जाता है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, मतलब वर्ल्ड की कंट्रीज कोशिश करेंगी फॉसिल फ्यूल्स के अलावा क्लीन रिसोर्सेज की तरफ स्विच करने का, मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर, विंड, है ना, ये सब की तरफ। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, मिलकर काम करेंगे एक साथ। एंड एमिशन ट्रेडिंग, कि हम अगर कोई एक देश है जो ज्यादा रेन्यूएबल पे फोकस है और नॉन रेन्यूएबल पे नहीं उतना फोकस कर रहा है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स वहां कम बर्न होते हैं, तो वो अपना अमाउंट जो है एमिशन ट्रेडिंग जो है वो एमिशन की जो टारगेट है वो बहुत आसानी से रीच कर पा रहा है, तो इट कैन टेक मनी एंड ट्रेड इट्स कार्बन फुटप्रिंट विद द अदर कंट्रीज। तो इस तरीके के जो मैकेनिज्म्स हैं वो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। ओके, सो दीज आर द स्ट्रेटेजीज, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई कि रेन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना है, कोशिश करनी है कि नेट जीरो एमिशन आ जाए, जितना कार्बन हम रिलीज कर रहे हैं उतना कार्बन हम वापस इन्वायरमेंट से वापस भी ले लें, एफॉरेस्टेशन करके, है ना, या बाकी क्लीन एनर्जीज के थ्रू। तो इन सब स्टेप्स के थ्रू ये ग्लोबल वार्मिंग जो है उसे रिड्यूस करने की बात की जा रही है। कार्बन प्राइसिंग की भी बात की गई है कि जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज जितना ज्यादा कार्बन रिलीज कर रही हैं, जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रही हैं, उन पे उतना टैक्स लगाया जाए। ठीक है, एंड देन सेक्टर स्पेसिफिक, कि सेक्टर स्पेसिफिक अपनी एमिशन को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह बनाया जाए, है ना, आर्किटेक्चर किस तरह से रखा जाए ताकि मिनिमम कंजप्शन ऑफ एनर्जी हो, उस तरफ फोकस किया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी एफिशिएंट हीटिंग, कूलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आज की दौर पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी आप क्लियर कट नहीं उन कैटेगरी में ला सकते, क्योंकि हमारे देश में अभी भी मेजर जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का वो थर्मल पावर स्टेशन है। और थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है? कोल एंड पेट्रोलियम को, फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर। सो एक तरह से वो भी हमारा क्लीन सोर्स में नहीं आता अनटिल अनलेस हम मेजर इलेक्ट्रिसिटी अपने रेन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करें। ओके, और इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए नाउ यू नो कि इन सभी चीजों के लिए वी नीड फंड। तो इंटरनेशनली एक फंड क्रिएट किया गया है जिसका नाम है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी जो एनर्जी ट्रांजिशन पे फोकस कर सके, नॉन रेन्यूएबल से रेन्यूएबल की तरफ आ सके। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बताया गया है अलग अलग गैसेस का। एग्जाम में आपको इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पूछ सकते हैं। बेसिकली कौन सी गैस कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है ये उसके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से पता चलता है।
बेसिकली उसे कंपेयर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, कि एक गैस उतने ही अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का लिया जाए और उस गैस का लिया जाए तो वो कितना जो है ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनको कैप्चर करके रख रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, कौन कितना ज्यादा खतरनाक है। सो देखते हैं, सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 1, द बेसलाइन, ठीक है, क्योंकि बेसलाइन क्यों है, ये रेफरेंस पॉइंट है, सभी गैसेस को हम कार्बन डाइऑक्साइड से ही कंपेयर करते हैं, दैट्स व्हाई उसका हमने पोटेंशियल 1 लिया है। मीथेन का देखा जाए तो इट इज 28 to 36, मतलब उतने ही अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड हो और उतना ही अमाउंट मीथेन हो तो मीथेन 28 से 36% ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को कैप्चर करेगा, ठीक है। लेकिन हाईली पोटेंट है, लेकिन इसका जो लाइफ स्पैन है ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत थोड़े देर के लिए रहता है, 12 साल के लिए, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, 273 से 298, और पावरफुल है मीथेन से बहुत ज्यादा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो 100 to 1000 है, यूज इन रेफ्रिजरेशन, जो मैंने आपको बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एलिमिनेट करके हमने इसे यूज किया। परफ्लोरोकार्बन इसका थाउजेंड्स में है, एंड सबसे ज्यादा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, दैट इज ग्रेटर देन 23,000, इट इज द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। सो अगर हम इसको करें तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड सबसे ज्यादा है, इट इज 6, ठीक है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपका परफ्लोरोकार्बन आएगा, उसके बाद आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आएगा, उसके बाद इट्स नाइट्रस ऑक्साइड, एंड उसके बाद आपका मीथेन है, एंड देन योर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज अ सीक्वेंस, ठीक है, और आपको इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना आ सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, नाउ देयर आर सम कन्वेंशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मर्करी की टॉक्सिसिटी से जो है वो मिनामाटा होती है, और उसे एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये भी आपके पोल्यूशन से रिलेशन में आता है ना, क्योंकि मर्करी टॉक्सिसिटी है इन्वायरमेंट में हो रही है, तो इट इज रिलेटेड टू दैट। सो मिनामाटा कन्वेंशन जो है वो साइन किया गया था टू एलिमिनेट मर्करी टॉक्सिसिटी, उसके मर्करी और मर्करी के कंपाउंड को एलिमिनेट करने के लिए साइन हुई थी 2013 में, और 2017 में ये जो है फोर्स में आई थी, और भारत इसका मेंबर बना था 2018 में। सो दिस आर द फैक्ट्स, इसके बियॉन्ड यू नीड नॉट टू नो। उसके अलावा एक और कन्वेंशन है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है उनको एलिमिनेट करने के लिए ये साइन किया गया था 2001 में, फोर्स में आया 2004, फोकस किया गया है डीडीटी, एंडोसल्फर, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ठीक है, जो भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हार्मफुल यूज किए जाते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि उनका अमाउंट जो है खाने वगैरह में देखा गया था, सो उन्हें एलिमिनेट करने के लिए ये किया। नाउ कम्स द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। सो पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है उसके ही हर साल एक मीटिंग होती है, 2015 में जो हुई थी, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, COP21। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, वर्ल्ड की कंट्रीज ने मिलकर जब ये डिसाइड किया कि इन्वायरमेंट को अब हमें जरूरत है सबको मिलकर इन्वायरमेंट को बचाने की, इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और बहुत सारे पोल्यूशंस आ रहे हैं, सो वी नीड टू वर्क कलेक्टिवली, तो उन्होंने UNFCCC का गठन किया, ठीक है, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब वो जितने भी मेंबर नेशंस है वो हर साल मीटिंग करते रहे, तो वो जब 2015 में मिले जाकर, दैट वाज COP21, और उसको कहा जाता है पेरिस एग्रीमेंट, जो 2016 में आया। इट इज अ लीगल बाइंडिंग, ठीक है, जो UNFCCC के अंडर है। फोकस पेरिस एग्रीमेंट का भी यही था कि हमें अर्थ के टेम्परेचर को क्या करना है, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, ठीक है। इस पे भी ग्लोबल वार्मिंग पे ही फोकस है, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में था, ठीक है। तो बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट में हमने क्योटो प्रोटोकॉल को ही थोड़ा सा और स्ट्रेंथन किया, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल हमने 1997 में जो है लीगली बाइंडिंग किया गया था, फॉर्मलाइज किया था, तो उसको दोबारा से आप एक तरह से कह सकते हैं एक नया नाम, एक नए तरीके से फॉर्मलाइज करना, वो किया गया पेरिस एग्रीमेंट में, है ना। और पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली क्या था, कॉप्स की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, वर्ल्ड के नेशंस जो हर साल मिलते हैं, डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। तो 2015 में वो मिले पेरिस में, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। और कॉप्स की मीटिंग डिसाइड कहां से हुई थी, UNFCCC कॉन्फ्रेंस से, ठीक है। तो टारगेट इसका सेम ही है, ठीक है, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है फोकस वही है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड
रिस्पॉन्सिबिलिटी। मकसद ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करना। प्री इंडस्ट्रियल टाइम में जो धरती का टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से बियॉन्ड ना जाए और कार्बन एमिशन को हम नेट जीरो कर लें। पेरिस एग्रीमेंट में हर देश ने अपने कुछ कुछ टारगेट सेट किए हैं कि वो किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो भारत ने भी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस लाए हैं जो कि 2015 में उन्होंने फॉर्मुलाइज किए थे, जिसमें दे हैव डिसाइडेड कि वो जो एमिशंस हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वो रिड्यूस करेंगे बाय 33 to 35% बाय 2030। 2030 के आने तक वो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कर रहे हैं उसका 30 से 35% रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, जो 2005 का लेवल था। एंड दे विल अचीव 40% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस। मतलब देश में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसका 40% विल गेट फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस। कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे हम 2.5 to 3 बिलियन टन तक का। कार्बन सिंक क्या हो गया? जो कार्बन कैप्चर करता है, जैसे फॉरेस्ट हो गए, ओशंस हो गए, है ना, ओशंस में भी फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन कैप्चर करते हैं और सी में रखते हैं। फॉरेस्ट भी उसको कार्बन को हमारे एटमॉस्फेयर से रिमूव करते हैं। तो इस तरह से कार्बन सिंक क्रिएट किए जाएंगे 2.5 से 3 बिलियन टन तक के। तो ये हमारे आप एक तरह से कहें टारगेट्स हैं टू कंट्रीब्यूट आवरसेल्फ टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये तीनों जो टारगेट्स है ना, ये तीनों जो भारत के टारगेट्स है, ये आपको एज इट इज लर्न करने हैं। 40% हमें एमिशन जो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन है वो हमने रेन्यूएबल से लेना है, इतना अमाउंट हमें कार्बन सिंक क्रिएट करना है और 30 से 35% तक हमने अपनी एमिशन को रिड्यूस करना है। तो दिस यू नीड टू रिमेंबर। ये टारगेट जो है ये आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ लास्ट स्लाइड, आई थिंक दिस इज अबाउट यूएनएफसीसी, यस, ठीक है। तो यूएनएफसीसी बेसिकली क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए 1992 में वर्ल्ड के सभी देश जो है वो मिलके बैठे थे और उसके बाद से ही हर साल ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होना स्टार्ट हुई और जो 2015 में हुई उनमें उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को ही थोड़ा मॉडिफाई किया ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। मेंबरशिप की अगर हम बात करें यूएनएफसीसी में, इट इज यूनिवर्सल। वर्ल्ड के 198 कंट्रीज जो है वो सारी की सारी हुई हैं। ये जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी दैट वाज इन रियो डी जेनेरियो, ठीक है, 1992 में जो हुई थी। ओके, सो ये कुछ करंट्स हैं, करंट टॉपिक्स जो इससे रिलेटेड हैं। कॉप की मीटिंग मैंने जैसे आपको बताया हर साल होती है, तो 2025 में यूएनएफसीसी की जो कॉप 30 की मीटिंग है वो ब्राजील में हुई थी, ठीक है, नवंबर 10 से 21 के बीच में, और फोकस किया गया था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी पे फोकस किया गया था एंड फॉरेस्ट पे, ठीक है। सो पिछले साल जो मीटिंग हुई कॉप 30 था वो। अब जो होगी 2026 में वो कॉप 31 होगा एंड दैट इज इन टर्की, अनक्लियर, ठीक है। सेक्रेटेरिएट की बात करें यूएनएफसीसी की, सो वो जर्मनी में है, बॉन जर्मनी में, ठीक है। तो हर साल होती है। कॉप 21 जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था जिसने क्योटो को ही मॉडिफाई किया। पिछले साल हुआ वो कॉप 30 था, दैट वाज इन ब्राजील, एंड नाउ जो 31 होगा इन 2026 दैट विल बी इन टर्की, ठीक है। सो दैट इज अबाउट योर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, यस। तो आज हमने आपका जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाला टॉपिक है उसे डिटेल में डिस्कस किया। सो एक क्विक रिवाइज करते हैं। हमने पॉल्यूटेंट को डिस्कस किया, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। फिर हमने वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन को डिस्कस किया, एयर, नॉइस, वाटर, ठीक है। देन वी डिस्कस अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो क्यों होती है, किस तरह से उसे रोका गया, क्या उसका पूरा मैकेनिज्म रहता है। एंड देन वी डिस्कस ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, और उसे कंट्रोल करने के लिए जो इंटरनेशनल फ्रंट पे पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया है। कुछ अदर कन्वेंशंस को भी हमने डिस्कस किया जो कि अदर पॉल्यूटेंट से रिलेटेड हैं, जैसे मिनामाटा हो गया, स्टॉकहोम हो गया, उसे हमने आज डिस्कस किया। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में जितने भी चीजों को मैंने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।